मैं आपको बताता हूँ नारा क्या था सड़क हाँ। पर। इन्होंने हमारी माँ मारी, हम इनको मारेंगे। घर भी जलाए, दुकानें भी जलाई, गलों में टायर डाल के जिंदा जलाया लोगों को, बेपत किया महिलाओं को, घर उजड़े, बिजनेसेस उजड़े, एवरीथिंग हैपेंड। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद सिखों के कत्लेआम में मुलव्वस हो, व्हेन इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड ऑफ सिख्स, और उसको रॉइट कह रहे हैं। रॉइट होता है जब दो धड़े आपस में लड़ते हैं, दैट्स अ रॉइट। इन्होंने हर एक उस शख्स को जिसने सिखों का कत्ल किया, जो इन्वॉल्व था, उसको या तो मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री या सांसद या अच्छे पदों पर आसन दे के रखा उनको। वो वाहिद ऐसा इवेंट है जिसके कारण एक क्षेत्र में दिल्ली के अंदर विधवा कॉलोनी नाम की एक कॉलोनी है जिसमें केवल विधवाएं हैं, और वो सरतन से जुदा जो है ना, वो गुरु तेग बहादुर साहब के टाइम से भी चल रहा है। मोदी साहब के अलावा कोई सिख होता ना जिसने इतना कर दिया होता सिखों के लिए, दुनिया भर में बैठे सिख ना उसके पैर धो के पीते। अगर पंजाब के अंदर सिखों की संख्या परसेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर 11% कम हुई है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? आंसरेबल कोई तो होगा ना। जब सिक्खी के पैरोकार आप हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्स। आप सारे गुरुद्वारों को कंट्रोल कर दो, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि साहब सिख कहाँ गए, कितने गए सिख। मैं बीबी जगीर कौर को एक सवाल पूछा गया कन्वर्जन्स को लेके, कहती कितने हो रही कन्वर्जन, हो ही नहीं रही। मैं हमेशा कहता हूँ इट्स द पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट नाउ। या पश्चिम में अगर कोई पाकिस्तान है तो वो कनाडा बन गया है। खालिस्तान की बात करते हो, थ्रेट है, इट्स मोर आउटसाइड देन इनसाइड। अब इससे खतरा कनाडा को ज़्यादा हमारे को कम है भाई। हमारी बहुत इंट्रैक्शन होती है पाकिस्तानियों से, हाँ, बट हमारे को बैक ऑफ द माइंड पता चला है ये एनिमी कंट्री के पास। आपको लगता है कि हमारे को कभी उन्होंने नर्चर करने की कोशिश नहीं की होगी, रिक्रूट करने की कोशिश नहीं की होगी? पाकिस्तान टूटेगा, आज बता रहा हूँ, लिख के रख लो। बांग्लादेश टूटेगा, आज बता रहा हूँ। और अगर नहीं हटे तो एक दिन चाइना भी टूटेगा, तो भारत नहीं टूटेगा। ਧੂਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। दोस्तों, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार 3 किसान बिल लेकर आई। फिर 26 नवंबर 2020 को इन बिलों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में कुछ किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और यही वो वक्त था जब अलगाववादी खालिस्तानी सोच और उस सेंटिमेंट को हवा दी गई। आज हम देखते हैं कि कनाडा से लेकर यही लोग भारत विरोधी रैलियां निकालते हैं, उसमें सैकड़ों लोग आते हैं। पंजाब में अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा जैसे अलगाववादी सोच रखने वाले लोग इलेक्शन तक जीत जाते हैं। तो आज इसी पूरे मामले पर हम पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस खालिस्तानी सेंटिमेंट जो है, इसके पीछे की हकीकत क्या है। क्या यह स्वाभाविक तौर पर लोगों का आंदोलन है या पाकिस्तान की शय और उसकी मदद से इसको हवा दी जा रही है? और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल और डिफेंस एक्सपर्ट रमनीक सिंह जी। रमनीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद साਰਿਆਂ ਨੂੰ। रमनीक भाई, बातें हैं तो आपसे बहुत करनी है। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, लेकिन मैंने शुरू में यहाँ पर खालिस्तान वाला मामला इसलिए उठाया क्योंकि हम सभी 0.5 एक फ्रंट की बात कर रहे हैं। और किसी भी चर्चा पर बात करने से पहले बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम उस समस्या को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वाकई पंजाब में आप रहते हैं, देखते हैं, क्या ये एक समस्या है या नहीं है? बोथ वेज एक्चुअली। इसको देखने का नज़रिया, अकाली दल के डिक्लाइन के बाद पंजाब के अंदर जो पंथिक राजनीति है, जो सिख पंथिक राजनीति है, उसके अंदर एक वैक्यूम है। अब वो वैक्यूम ये फील करते हैं जिनका अभी आपने 2 का नाम लिया, अमृतपाल या सरबजीत खालसा, या कोई ऐसा और धड़ा से मेरी मुराद है पॉलिटिकल कोई पार्टी आके फिल करती है। वो देखना पड़ेगा। पंजाब के इलेक्शन तकरीबन 2 साल दूर हैं, 27 में इलेक्शन होने हैं। तो अगर अभी इनका करेक्टिव मेजर नहीं लिया गया तो 27 में इट कैन बी ए वेरी डिफरेंट स्टोरी। और जो ये नाइटमेयर हम कह रहे हैं जो शुरू हुआ था, हो सकता है कि वो 27 में जाके कोई और % रूप ले ले। पर करेक्टिव मेजर्स में मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि जिस तरह से पहले कोई ऑपरेशन चले वैसे ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत है। इट इज़ प्योरली अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। और इसकी जो जड़ है, इसका जो बेस है इस सेंटिमेंट का, वो ज़्यादा अभी वेस्ट में है। और वेस्ट में भी कनाडा है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ इट्स द पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट नाउ। या पश्चिम में अगर कोई पाकिस्तान है तो वो कनाडा बन गया है। ये जो कनाडा है, यूके है या अमेरिका है,
यहाँ पर जो खालिस्तानी एलिमेंट हम इतनी ज़्यादा तादाद में देखते हैं, उसकी क्या रीज़न है? क्या एक वजह ये है कि जब 80s के दौर में जब बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी पंजाब में थी और इन लोगों पर क्रैकडाउन हो रहा था, तो ये भाग के इन देशों में गए और बाद में इन्होंने वहाँ पर एक साथ इकट्ठे भी हुए। क्या ये रीज़न है? वहाँ पर इनको कौन मदद कर रहा है? क्या आईएसआई वहाँ मदद कर रही है? क्या वजह है कि वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग तीन दिखते हैं? सवाल हो गए ये 3 सवाल हो गए। तो जो आपका लास्ट वाला पॉइंट यहीं से ले लेते हैं। इनको सपोर्ट को पहले तो ये कि आप ये कहें कि ये यहाँ से भाग के गए और वहाँ पे इनको 84 में आज 6 जून है, 6 जून 84 को आज ही के दिन देयर वाज अ ऑपरेशन और अकाल तख्त साहब जो है वहाँ पे कोलैटरल डैमेज हुआ और पूरा जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो कंडक्ट हुआ हरमिंदर साहब में, अकाल तख्त साहब में। उस दिन से पहले बिफोर दैट डे एक ऑप्टिक्स जो है ना वो अवेलेबल नहीं थी किसी के पास भी। वो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट हैपेंड, शुड नेवर हैपेंड, एटलीस्ट कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए था। बट एनीवे वो ऑप्टिक्स जो है, वो इमेजेस जो हैं, वो इमेजेस 1984 से लेकर आज तक 40-41 साल बाद भी ये जो एनिमीज ऑफ इंडिया हैं दे आर सेलिंग दैट। ठीक है, उन इमेजेस को दिखा के उन दिनों के बाद, यानी कि जो उसके बाद पंजाबी जी कहते भी काला दौर, जो एक डार्क एज आई पंजाब की, उसके बारे में डिस्कस करके एक जनरेशन 2 जनरेशन को ब्रेन वॉश किया हुआ है। और यहाँ से जो जाते थे दे वर नॉट नेसेसरीली टेररिस्ट्स और एंटी नेशनल्स, बट चूंकि यहाँ से बाहर जाने का ड्रीम था तो वहाँ जाके असाइलम सीख किया। और उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे पुलिस के ही अधिकारी हैं टर्न्ड पॉलिटिशियंस नाउ, जिन्होंने अपने लेटर हेड्स के ऊपर लिख लिख के दिया, किसी से 30,000 लिया, किसी से 3 लाख लिया, किसी से 30 लाख रुपए लिया, कि दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे एक पूरा डॉजियर वहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया। तो गोरा आदमी देखता है कि यार उसके पास कागज में लिखा हुआ है कि इसको प्रोसिक्यूट किया है। वहाँ पे लोकल, मैंने कहा ना WSO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, who have penetrated very deep into the Canadian system। ठीक है, सो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया वहाँ पे। और उस इकोसिस्टम को फ्यूल फंड करने के लिए दी पाकिस्तानी ISI was always ready। और खालिस्तान was always a pet project of the ISI। so K2 के अंदर K1 being कश्मीर एंड सेकेंड बिंग खालिस्तान। तो इसके अंदर एक चीज़ क्लैरिटी से आप ये समझिए कि द 2 नेशन थ्योरी, जिसके बारे में आसिफ मुनीर ने 16 अप्रैल को भाषण दिया पूरा, कि भैया हम बिल्कुल 2 अलग सभ्यताएं हैं, हम 2 अलग रिलीजन्स हैं, वी कांट लिव टुगेदर। तो वो 2 नेशन थ्योरी का जो इन्होंने भारत को डिवाइड करने का काम किया 3 हिस्सों में, 2 नहीं 3 में, कि उधर बांग्लादेश में निकला, तो उसी को दोबारा रीप्ले करने के लिए कि दैट हिंदूज एंड सिख्स ऑल्सो कांट लिव टुगेदर। अब यू आर अ पंजाबी, आई एम अ पंजाबी, वी बोथ नो कि हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है बॉस। ठीक है, सो हमारे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम पंजाबी हैं, तो हमारी कास्ट गोत्र सब कुछ मैच करता है। जो मैच नहीं करता हमारा उनके साथ रिलीजन और कल्चर मैच नहीं करता। हमारी लैंग्वेज भी सेम है, वी स्पीक पंजाबी, दे ऑल्सो स्पीक पंजाबी। तो कई बार ना पीपल आर सो नाइव, दे डोंट रियलाइज, वो इस बात को रियलाइज नहीं करते कि बोलता पंजाबी रहा है बट ही इज एन एनिमी, ही लिव्स इन अ डिफरेंट कंट्री। पंजाब ए भी है, पंजाब ओ भी है। दिस इज पंजाब इन इंडिया, दैट्स पंजाब इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तानी है, आप भारतीय हैं, आप इंडियन है। तो व्हेन यू इंटरेक्ट विद दीज पीपल, हमारी बहुत इंटरेक्शन होती है पाकिस्तानियों से, पर हमारे को बैक ऑफ द माइंड पता चला है ये एनिमी कंट्री का बॉस। आपको लगता है कि हमारे को कभी उन्होंने नर्चर करने की कोशिश नहीं की होगी, रिक्रूट करने की कोशिश नहीं की होगी? दे ट्राइड, बट वी नो कि यार ये क्या कर रहा है, कहाँ इतना मीठा क्यों बोल रहा है, इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है, क्यों काम धंधे के बारे में पूछ रहा है, क्यों बच्चों के फैमिली के बारे में पूछ रहा है, क्यों घर पूछ रहा है, गाड़ी कौन सी चलाते हो पूछ रहा है। यू नो एवरी, ये हर एक सवाल जो पूछते हैं ये, उसके पीछे एक एनालिसिस होता है, वो आपको नाप रहे होते हैं, दे आर गेजिंग यू। सो सिमिलरली ये कितने लोगों को इन्होंने नापा होगा, कितने लोगों को इन्होंने उस पैरामीटर पे उतारा होगा, और किसका क्या वाइस है, वाइस से मेरी मुराद है कमज़ोरी किसकी क्या कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को कैसे एक्सप्लॉइट किया होगा, और कैसे इन लोगों ने अपने साथ इनको रिक्रूट करके इनसे काम लेना शुरू किया होगा। और हम तो आज डिस्कस कर रहे हैं 2025 में बैठ के, ये धंधा तो 1970-75 से चल रहा है,
और उसको एक टिपिंग मूवमेंट मिला 84 में। उसके बाद उनको ऑप्टिक्स मिले, जो आप डिस्कस कर रहे थे, उनको ऑप्टिक्स मिले, वो तस्वीरें मिली। उसके बाद एक लंबा काला दौर चला जिसके अंदर तशद्दुद हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। पंजाब पुलिस ने बहुत इनोसेंट्स को भी मारा, और ऐसे कई इनोसेंट्स हैं जिनको आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। बट डोंट फॉरगेट, वो जो दिल्ली के अंदर हुआ 1984 में, अक्टूबर नवंबर में, इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद, जब प्रधानमंत्री भारत का खुद मुलव्वज हो सिखों के कत्ल मुगारत में, मैं राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको कोई ऐसे अलग से काट के ही ना चला दे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद सिखों के कत्लेआम में मुलव्वज हो, व्हेन इट इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड जोनोसाइड ऑफ सिख्स, और उसको रॉइट कह रहे हैं। रॉइट होता है जब दो धड़े आपस में लड़ते हैं, दैट्स अ रॉइट। इट वॉज प्योरली वन साइडेड, प्योरली वन साइडेड। और अगर इन ऑप्टिक्स को जब आप इकट्ठा करके दो जनरेशंस को ब्रेन वॉश करोगे, तो यू हैव रेडी कैनन फॉडर। लेकिन इसमें सर सवाल ये आता है कि 84 में जो भी हुआ ब्लू स्टार में, या उसके बाद सिखों कत्लेआम में, दुखद घटना है और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन क्या वजह है कि इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स के तौर पर नहीं देखा गया कि यार वो जो हुआ था, सपोज दिल्ली में जो दंगे हुए, उसमें हिंदुओं का हाथ उस तरह से नहीं था, स्टेट का हाथ नहीं था, वो एक तरह से कुछ नाराज पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो सकते हैं। इसको इस रूप में क्यों नहीं देखा गया? इसको इस रूप में कैसे प्रोजेक्ट कर दिया गया और होने दिया गया कि नहीं, जो हिंदू है वो सिखों के खिलाफ थे? मैं आपको बताता हूँ नारा क्या था सड़क के ऊपर। इन्होंने हमारी माँ मारी, हम इनको मारेंगे, ये नारा था। और उस नारे के अंदर घर भी जलाए, दुकानें भी जलाई, गलों में टायर डाल के जिंदा जलाया लोगों को, बेपत किया महिलाओं को, घर उजड़े, बिजनेसेस उजड़े, एवरीथिंग हैपेंड। और मैं आपको बता दूं कि इंसानी सभ्यता जो है, ह्यूमन हिस्ट्री है, जो इंसानी सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन के इतिहास में आप कोई भी इवेंट उठा के देख लीजिए, कोई इवेंट उठा के देख लीजिए, बुरे से बुरा आप दौर देख लीजिए, वो वाहिद ऐसा इवेंट है जिसके कारण एक क्षेत्र में, दिल्ली के अंदर, विधवा कॉलोनी नाम की एक कॉलोनी है जिसमें केवल विधवाएं हैं। बहुत जंगें हुई हैं दुनिया में, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी बहुत जंगें हुई हैं, महाभारत भी हुआ है, पर आपने विधवा कॉलोनी जैसा कुछ इतिहास में नहीं सुना होगा। ये कलंक जो है वो कांग्रेस की देन है भारत के नाम। और आपने ठीक कहा कि ये कारकुन थे, ये कार्यकर्ता थे, ये कांग्रेस के ही फ्रस्ट्रेटेड लोग थे। और ये सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, इसके अंदर कुछ लोग थे जो एस्पायर कर रहे थे कुछ बनने के, कि हम राजीव गांधी को खुश करते हैं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, हम सिखों को मारेंगे, प्रधानमंत्री खुश होगा, हमारे को कुछ मिलेगा। और वो हुआ भी, गलत नहीं थे। जगदीश टाइटलर का जो कोर्ट में अपना डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, उसमें उसने कहा है कि मैं 1 नवंबर को एम्बेसडर कार में राजीव गांधी के साथ फलां एरिया में गया हूँ, एंड एज प्राइम मिनिस्टर ही वेंट विदाउट प्रोटोकॉल। विदाउट प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि आपके साथ एनएसजी नहीं है, आपका एसपीजी नहीं है, आपके साथ कोई कमांडो नहीं है। आप अगर दंगे हो रहे हैं, 1 मिनट, रॉइट्स बोला, रॉइट्स में प्रधानमंत्री बिना प्रोटेक्शन के जा रहा है, दैट मीन्स ही नोज कि ये करने वाले मेरे ही हैं। और एक चीज़ हम बोलते हैं उसको, इट इज़ कॉल्ड सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये प्रूव करता है कि जहाँ जहाँ ये दोनों गए हैं वहाँ वहाँ दंगे और तीव्रता से भड़के हैं। फिर जगदीश टाइटलर भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी बने, सज्जन कुमार को इन्होंने मंत्री बनाया, इन्होंने टिकट दी। फिर ये इधर क्या नाम इसका, मध्य प्रदेश में कमलनाथ को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। इन्होंने हर एक उस शख्स को जिसने सिखों का कत्ल किया, जो इन्वॉल्व था, उसको या तो मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री या सांसद या अच्छे पदों पर आसन दे के रखा उनको। तो आपका कहना है कि इसने भी एग्रीवेट किया सिखों को? ऑब्वियसली। तो हीलिंग टच की बात जो होती है, जैसे अपार्थाइड हुआ साउथ अफ्रीका। लेकिन सर यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगा, लेकिन फिर इस बीच पंजाब में कांग्रेस की सरकारें भी बनी हैं, उसके बाद देश में एक सिख प्रधानमंत्री भी हुए 10 साल तक। क्या इन सारी चीज़ों ने भी मदद नहीं की कि यार चलो वो बीते दिनों की बात थी, और कांग्रेस ने शायद बाद में माफ़ी भी मांगी थी कि चलो इसको आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि जो 84 के दंगों में शामिल थे, चूंकि उनको सज़ा नहीं हुई, इसलिए ये चैप्टर देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ। हाँ। अब आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार ही आई। सो द फैक्ट स्टिल रिमेन्स के
पंजाब के अंदर कांग्रेस एक ऑल्टरनेट रही हमेशा अकाली के सामने, तो जो डिसग्रंटलमेंट होती है एक पार्टी के खिलाफ, तो दैट एक्चुअली बेनिफिट्स दी अदर, जब तक एक तीसरी ऑल्टरनेट निकल के नहीं आती। आप केंद्र में देखेंगे तो आप देखते रहेंगे कि एक 30 साल का, एक 3 दहाकों का वक्फा ऐसा निकला भारत के अंदर जब आपके पास सिर्फ जोड़ तोड़ की सरकारें आती रही। 2014 के बाद पहली बार 30 साल में एक फुल मैंडेट की गवर्नमेंट आई, और 2024 आते आते वो दोबारा अब एक आपके पास कोलिशन गवर्नमेंट है सेंटर में। इट्स नॉट अ वीक कोलिशन बट स्टिल अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो ऑल्टरनेट बदल जो है पंजाब में, कांग्रेस वाज ऑलवेज अ ऑल्टरनेट, ठीक है। सो दैट इज वाई पंजाब में कांग्रेस आई, 84 के बाद भी आई, बेटर ऑल्टरनेट फ्रॉम प्रकाश सिंह बादल। लेकिन सर बाहर जो आदमी बैठा है वो इस चीज़ को कैसे समझे कि जब अमृतपाल सिंह या सरबजीत सिंह खालसा जैसा आदमी चुना जाता है तो लोग उसको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि कोई और ऑल्टरनेट नहीं है जो है उनमें भरोसा उठ गया है, या लोग उनको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति की, अलगाववादी राजनीति की बात कर रहे हैं, वो कुछ लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है। हाँ, तो लोग कैसे उसको समझें? क्या ऑप्शन नहीं है इसलिए उनको चुन रहे हैं, या जो बोल रहे हैं वो लोगों को बात आप मेरे को एक बात बताओ, अमृतपाल सिंह को सबसे ज्यादा स्पेस किसने दी? आपने दी। आप स्पेस ना देते तो जितना अमृतपाल का प्रचार हुआ, आप मेरे को बताओ कि आप एक वो चैनल बता दो जिसने 24 घंटे में से 4 घंटे 5 घंटे अमृतपाल की न्यूज ना चलाई हो। एक चैनल बता दीजिए। नहीं, लेकिन प्रचार तो सर राज ठाकरे को भी खूब मिला, लेकिन वो जीत तो नहीं गए ना प्रचार में। जब तक लोग आपके साथ नहीं होंगे देखो साहब, तब तक तो नहीं जीत सकता। देखो ऐसा है, देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेगेटिविटी जल्दी फैलती है और पॉजिटिविटी को फैलाने में बहुत देर लगती है। ठीक है, आगे बात अमृतपाल की। अमृतपाल ने जो बात करी पंजाब के अंदर, इन साइड ऑफ पंजाब, उसने बात वो करी जो लोगों के दिल को छूती थी। चाहे वो खालसा वीर की बात हो, चाहे वो ड्रग डिडिक्शन की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, ये मुद्दे थे पंजाब के। पंजाब के वो मुद्दे जो पॉलिटिशियंस को उठाने चाहिए थे। आज भी पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ड्रग मेनेस है और कन्वर्जन है, और इन दोनों को लेके कोई काम नहीं कर रहा। पंजाब सरकार इज मेकिंग एफर्ट्स। वो कहती है कि साहब रोज आप चले जाओ चौकों पे पोस्टर लगे होते हैं जी 400 गिरफ्तार कर ले ड्रग पेडलर, 300 गिरफ्तार कर ले। हैज इट स्टॉप्ड? नो, इट इज नॉट स्टॉप्ड। कल का ही है, कल पकड़ी, आज सुबह के अखबार में था कि हीरोइन पकड़ी 4 करोड़ रुपए की। इट इज नॉट स्टॉप्ड। कन्वर्जन रुके क्या पंजाब में? एसजीपीसी की बात कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। आई एम नो फैन ऑफ एसजीपीसी टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। एसजीपीसी, अगर पंजाब के अंदर सिखों की संख्या परसेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर 11% कम हुई है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? आंसरेबल कोई तो होगा ना। जब सिक्खी के पैरोकार आप हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्स। आप सारे गुरुद्वारों को कंट्रोल कर रहे हो। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि साहब सिख कहाँ गए, कितने गए सिख? और ये मैं पिछले सेंसस की बात कर रहा हूँ, अभी सेंसस होना बाकी है। अब नए सेंसस में क्या निकल के आएगा, यू डोंट नो। तो क्या रीजन आपके हिसाब से? कन्वर्जन्स और ये पलायन, दो चीजें। लेकिन ये भी अगेन, मैं बीच में फिर रोक रहा हूँ, ये भी अगेन आपको नहीं लग रहा है कि विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है कि एक तरफ तो हम तो ये सेंटिमेंट देखते हैं पंजाब के अंदर कि सिक्खी लोग अपनी सिख आइडेंटिटी की इतनी बात कर रहे हैं कि जो सिख है वो हिंदू नहीं है, और दूसरी तरफ विरोधाभास ये दिखता है कि जो सिख है उनमें कन्वर्जन भी हो रहा है। तो ये समाज किस तरह के दौर से जी रहा है कि एक तरफ तो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी ओन करना चाह रहा है और दूसरी तरफ वो कन्वर्ट भी हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आपने शुरू में एक सवाल पूछा था खालिस्तान को लेकर। हाँ। और आपने पूछा था कि इस प्रॉब्लम को आप रियलाइज करते हो या नहीं करते। हाँ। या इस प्रॉब्लम को क्या बाय एंड लार्ज एक्सेप्टेबल है या नहीं। बिल्कुल। तो मैं बीबी जगीर कौर को एक सवाल पूछा गया कन्वर्जेंस को लेके, कभी कितने हो रही कन्वर्जन, हो ही नहीं रही। व्हेन उस वक्त वो एसजीपीसी के प्रधान थे, when the head of the SGPC is not ready to accept कि कन्वर्जन्स हो रही हैं, तो आप एड्रेस ही नहीं करोगे उसको। जब आप एड्रेस ही नहीं कर रहे, when you are focusing only on one thing, जब आप हार्ड लाइनर इश्यूज के ऊपर ही फोकस करते रहोगे, अगर आप बाकी चीज़ों को देखोगे नहीं, कहते मंजे हेठ डांग फेर के देख लेनी चाहिए, एक सोटा फेर लेना चाहिए। बिल्कुल। मंजे हेठ तो सोटा फेरिया नहीं। इसमें विरोधाभास नहीं है। यू प्लीज एक मिनट, मैं आई एम अमृतारी गुरसिख। हाँ जी। ठीक है, आसरी साहब है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि तुसी ये कहोगे जी क्रिश्चियनिटी जी है कोई बहुत माड़ी चीज़ है, बहुत चंगी चीज़ है। मैं कहना यार सिੱਖੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।
एक बाबे नानक ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਆਰ ਖਾਲਸਾਸ, ਵੀ ਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ यानी कि गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत किसके लिए दी? हिंदुओं के लिए। पंडित कृपाराम आए उत्थों, बिल्कुल। ये गुरु तेग बहादुर साहब तो ऊपर हो गए, ये अब हमारे को बताएंगे। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं चंगा भी पंडित जी तू जा, तू हिंदू, मैं तेरे तो की लेना। सही बात। उन्होंने तो अपना शीश दे दिता, आ रहा शीश गंज साहब, और लाल किले ते वही प्रधानमंत्री मोदी, जिथे गुरु तेग, जिस जगह पे गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना बलिदान दिया, देश धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, वहाँ पे मनाया जाता है। उसी मोदी को गाली दे दो कि जी सिखा का विरोधी है। ये विरोधाभास यहाँ पे है, जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें विरोधाभास नहीं है। ओके। विरोधाभास यहाँ पे है, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन हार्डलाइनर्स, कि कैसे सिखों को हिंदुओं से अलग बताना है। अब यहाँ तो ये कह देंगे जी गुरु तेग बहादुर साहब को कुछ नहीं पता, असी सियाणे हैं, ये सारी अकल हमारे को ही, उनको कुछ नहीं पता था, फिर तो चैप्टर क्लोज हो गया, देन देयर इज नो डिस्कशन। फिर मूर्ख नाल बत्ता केड़ा मारे, ठीक है। बट अगर फैक्ट्स में जाओ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जाओ, तो मैंने बता दिया आपको, गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना शीश दिया, पंडित कृपाराम आए, उन्होंने कहा कि जी साडी अगवाई करो, सानू बचाओ, उन्होंने धर्म की रक्षा लिए अपना शीश देता। और गुरु तेग बहादुर साहब की मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और एस्पेक्ट बता दूं, बहुत कम लोगों को पता है, और आपके माध्यम से शायद कुछ लोग एजुकेट हो जाएंगे। हाँ जी। 1635 में करतारपुर की लड़ाई हुई, जिसमें गुरु हरगोबिंद साहब, जो गुरु तेग बहादुर साहब के फादर हैं, ये दोनों मैदानी जंग में थे। गुरु तेग बहादुर साहब का नाम था त्यागमल। तो त्यागमल की तेग के जौहर से उन्होंने जिस तरीके से, उस वक्त जो जर्नैल होते थे, पेंदे खां, काले खां, खोजे अनवर, ये बड़े नाम होते थे जर्नैलों में इन दैट एरा, उनको गाजर मूली की तरह काटा। सो बैटलफील्ड से वापस आने के बाद, जंग के बाद आने के बाद, त्यागमल का नाम, अब मैं प्लीज ध्यान से सुनना, त्यागमल का नाम बदल के तेग बहादुर किया गया, ठीक है। और तेग बहादुर त्यागमल उन्होंने अपने दोनों नाम सिद्ध किए, पहला अपनी तेग की जोर से तेग बहादुर बने, और अपना पहला नाम बाद में सिद्ध किया, त्यागमल उन्होंने अपने पुराणों का त्याग करके उन्होंने अपने दोनों नामों को सिद्ध किया। क्या अब ये कह दे कोई कि साहब असी ज्यादा सियाणे हैं जी, कोई गल नहीं, हाथ जोड़ लेंगे उसके आगे, तू समझदार है, साडे गुरु तो समझदार है, तो फिर कोई गल नहीं। रमनीक भाई, आपने गुरु तेग बहादुर साहब की बात की, एक चीज़ जो मुझे अक्सर थोड़ी सी हैरान करती है, और बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी करते हैं, कि जो पाकिस्तान में बैठे जो पंजाबी मुसलमान हैं, जब भी वो सिखों को रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं, या पंजाबी वाला कॉमन कनेक्शन देने की बात करते हैं, और जो सिख इनकी बातों में आ भी जाते हैं, क्या वो अक्सर हिस्ट्री भूल जाते हैं? ये सवाल बहुत ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर साहब के साथ क्या हुआ, या अफगानिस्तान में सिखों को किसने भगाया, आज पाकिस्तानी पंजाब में सिख बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, या 47 में जब बंटवारा हुआ था तब सबसे ज़्यादा सिखों का कत्लेआम किसने किया। ये तो पूरी की पूरी एक हिस्ट्री है। आप सारी वो हिस्ट्री को नज़रअंदाज कर देते हैं, और आज कुछ लोग सिर्फ इस कॉमन कनेक्शन में आ जाते हैं कि तुसी भी पंजाबी, रसी भी पंजाबी, जबकि वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड है। हाँ। जो आपने बात कह दी। हाँ। कि तुसी भी पंजाबी तो असी भी पंजाबी। हाँ। राइट, ये फैक्ट है, ठीक है, कि पंजाबी है यहाँ, सेम खिता है, सेम इलाका है, सेम एरिया है। हो सकता है जैसे मैंने पहले कही, जात गोत और सरनेम भी, लास्ट नेम भी सेम हो। हाँ। ठीक है, पर इतिहास ना तो उनका मिलता है ना हमारा मिलता है, मैच करता है। और मैं बता देता हूँ कैसे। पहला तो आपको अपना खुद का इतिहास, रिसेंट हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। 1947 की जैसे आपने बात करी। हाँ। 1947 में देयर इज़ अ बुक, एक किताब है, अगर कभी किसी को समय लगे तो आप पढ़ना, द रेप ऑफ रावलपिंडी। बिल्कुल, उस किताब को पढ़ना। और वो ना लाइव अकाउंट्स भी हैं, लोग जो आज भी जीवित हैं, उन्होंने बताया कि कैसे हमारे बाप दादाओं ने, चाचाओं ने हमारी माँओं को, हमारी बहनों को, हमारी जो लेडीज़ थी परिवार में, उनकी कैसे गर्दनें काटी खुद अपने हाथ से, ताकि ये इन जालिमों के, इन आतंकियों के हाथ ना लग जाए। ठीक है। और जो रीसेंट हिस्ट्री, अपना इतिहास पढ़ो कि आपके साथ क्या हुआ। और मैं ये बात पहले बोल चुका, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बोलता हूँ, वो जितनी ज़मीनों के ऊपर आप काबिज बैठे हैं पाकिस्तानियों,
वो सारी हमारी ज़मीनें हैं, वो सारी हमारी ज़मीनें हैं, और एक दो नहीं, लाखों एकड़ ज़मीन हमारी है वो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो इंसाफ होगा। और बहैसियत सिख मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग गुरुद्वारे में रोज़ जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो जब अरदास होती है उसमें एक लाइन आती है, जिन्ना गुरुद्वारियां गुरु धामां ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। तो हमारी अरदासें भी एक दिन काम आएंगी, ऐसी बात नहीं है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ है। फिर वो भी दिन आएगा, कोई बात नहीं, पर तब तक के लिए ये अलहुदैया, अलतकैया और सूरह तौबा, इनको हमेशा अपने ध्यान में रखना। आप कभी गलती नहीं करोगे, बिल्कुल, और अपना इतिहास मत भूलना, बिल्कुल। और वो सर तन से जुदा जो है ना, वो गुरु तेग बहादुर साहब के टाइम से भी चल रहा है। और जो मेरे को नहीं पता, देखिए तुसी पंजाबी, मैं पंजाबी, मैं मेरी आदत नहीं, मैं आकाश नहीं पूछता, मैं आपको भी नहीं पूछा, मैं चक्कर में पड़ता ही नहीं। पर जो इनका खालिस्तानियों का एक प्रचार चलता है जी, ये बामण है जी, बामणा दा, ये बामण, तो गुरु तेग बहादुर साहब के साथ जो शहादत हुई थी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई त्याला जी, मैं बात नहीं करता, सिर्फ जिनको इतिहास को जानने की इच्छा है, एक बार इतिहास पढ़ लेना, वो कौन थे, मोयाल ब्राह्मण थे। तो ये बातें ना कि सिख हो गए जिन्हें इतिहास पढ़ा होया अपना भी उन्हों का भी, मेक्स नो सेंस। फिर एक पॉइंट के बाद ना वो लगता है कि यार ये तो इतने बेवकूफ़ हैं, इनके साथ तो माथा ही नहीं मारना चाहिए, इतने पागल खालिस्तानी। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हम लोगों ने भी इतिहास सही से पढ़ा था, हमारे को पढ़ाया भी नहीं गया। हाँ, ये तो हम लोगों को क्यूरियोसिटी थी, हमने पढ़ा है, हमने रिसर्च करी है, हम घुसे हुए हैं इसके अंदर, तो डेफिनेटली तो हमारे को इतिहास तो पढ़ाया भी नहीं गया कि व्हाट इज द रियलिटी, सच्चाई क्या है। तो ये अब जब आप सारी हिस्ट्री की रमने की बात कर रहे हैं, और फिर आप देखते हैं कि कनाडा में, यूके में बहुत सारे लोग, जो मैंने कहा कि इन पाकिस्तान के इस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और आपको लगता है उनको देख के आपको मतलब एक तरह से दुख, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, यार ये कैसे जाहिल लोग हैं, इनको नहीं पता कि किसे यार बना नहीं, रहे हैं। मैं उनको देख के ना, हाँ, मेरा एक मन करता है कि देखो पाकिस्तानियों की 35 साल की, 40 साल की मेहनत जो है वो रंग ला रही है। पाकिस्तानी जो ISI है, ये 35-40 साल से लगे हुए ना परसिस्टेंटली। ये हमारे को इस पंजाब के अंदर जो एक भाईचारा है, या इंडिया के अंदर हिंदुओं सिखों का जो आपस का भाईचारा है, उसको डिवाइड करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसके बीच में एक वेज क्रिएट करने के लिए 40 साल से मेहनत कर रहे हैं वो। उनकी मेहनत वहाँ पे दिख रही है कनाडा में, जहाँ पे इन्होंने पैसा भी खर्चा, एफर्ट भी लगाया, इन्होंने साम दाम दंड भेद सब किया, और उसको काउंटर अब हमने करना शुरू किया। और अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। ये जो ब्रेन वॉश्ड जनरेशन है, ये एक जनरेशन की बात है, 2 जनरेशन की बात है। थिंग्स कैन कम बैक टू नॉर्मल, बट वो फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, आपने कहा ना, आप पढ़ते हो तो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट शैल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड अपॉन इट। जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तो वो कामयाब होते रहेंगे। तो उनको हराने के लिए, उनके इन एफर्ट्स को नीचे करने के लिए आपको अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और यू हैव टू मेक ग्रेटर एफर्ट्स। और उसी दिशा में मैं जैसे पहले भी बोलता हूँ कि चाहे करतारपुर साहब का कॉरिडोर हो, चाहे गुरु नानक साहब की बाणी की बात हो, चाहे गुरु नानक साहब का 550 साला हो, गुरु तेग बहादुर साहब का 450 साला हो, 350 साला गुरु गोविंद साहब का हो, माफ़ करना, गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साला। तो सिखों के लिए जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हेमकुंड साहब का रोपवे है, या वीर बाल दिवस के रूप में छोटे साहबजादों की शहादत को कमेमोरेट करने की बात हो, ये सारे एफर्ट्स सरकार की तरफ से हुए हैं। और एक काली सूची थी, एक ब्लैक लिस्ट थी, उसको ख़त्म करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मैं ये समझता हूँ, इन ऑल ऑनेस्टी, देखो मैं दिल की गहराई से बोल रहा हूँ, मतलब इट्स अ हार्ट फेल्ट इमोशन, एक इमोशन है मेरा। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि अगर मोदी साहब के अलावा कोई सिख होता ना, जिसने इतना कर दिया होता सिखों के लिए, दुनिया भर में बैठे सिख ना उसके पैर धो के पीते कि यार इन्ना करते सिखी ली तुसी, थोड़ा कितना इंसाफ भी दिलवाया 84 का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि
मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री रहे, उसका एहसान पता है 50 बार कांग्रेस से जिताते हैं कि जी सरदार को प्रधानमंत्री बनाया। आप ये कह दो वो केपेबल थे इसलिए बनाया, ये कह दो सरदार थे इसलिए बनाया, या ये कह दो कि हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट या ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव को जब बनाया था तो उसने परिवार को कुंदे में लगा दिया था, और परिवार ने रिमोट से राज करना था, इसलिए उनको ऐसा आदमी चाहिए था जिसको वो इस्तेमाल कर सकें। आप एग्जैक्ट रीजन बताओ ना क्यों बनाया था। बिल्कुल। और जब बना दिया था तो आप उनका सत्कार भी करते। आज प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके राज में आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई एक व्यक्ति आए और उनकी कैबिनेट का पास किया ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दे कि जी डस्टबिन में डालो? कर सकता है कोई? वो दुस्साहस क्यों किया था प्रधानमंत्री के साथ? वो वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों आपके अंदर? आज भी खड़े होके वो व्यक्ति रैली में कह देता है नरेंद्र सरेंडर। कौन बोल रहा है? एमओयू गांधी। क्यों बोल रहा है? उसका कारण है ना, उसने एमओयू साइन कर रखा है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में अंदर बैठे हुए सीसीपी वाले और आईएसआई वाले और ये लोग। उस पर तो चलो वो है नहीं, तो उन पर हम क्या बात करें। लेकिन इसी पर मैं एक आपसे जरूर सवाल चाहूंगा, हालांकि इस चर्चा में मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपने कहा कि जितना मोदी के वक्त सिखों के लिए किया गया उससे पहले बहुत कम देखा गया, नहीं किया गया। लेकिन फिर भी रमनीक जी एक सच ये भी है कि जब किसान आंदोलन हुआ तो बहुत सारे जो किसान भी थे या उनमें कुछ नेता भी थे, खुले तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बहुत सारी अभद्र बातें की। तो ये फिर ये मतलब इसे कैसे समझा जाए कि एक तरफ आप एक नेता की बात कर रहे हैं सिखों के लिए बहुत किया, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि उसी कम्युनिटी में मोदी को लेकर जितना गुस्सा या हिटेड दिखता है उतना किसी और के लिए नहीं है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक मैं बताता हूँ आपको मेरा कंक्लूसिव जो है। पहली चीज तो ये है कि आपने जब भी कोई आंदोलन करना होता है ना, उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए, कोई कारण तो होना चाहिए ना आंदोलन का। आपको रीजन मिल गया कि ये फार्म लॉज है, ये काले कानून है, ये काले कानून वापस लो। ठीक है। काले कानूनों में काला क्या है आज तक किसी ने बताया? दल्लेवाल ने बताया हो, राकेश बाल्यान ने बताया हो, नरेश बाल्यान ने बताया हो, किसी ने बताया हो कि काले कानूनों में काला क्या है? काला ये कि एमएसपी की गारंटी नहीं है। नहीं, गलत बात। मैं बताता हूं। अभी मैं कह रहा था कि मोटिव होना चाहिए और एक टॉर्मेंटर होना चाहिए, एक वो होना चाहिए जिसने आपके ऊपर जुल्म किया है। अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो आप किसी को उसका फेस बनाओगे आंदोलन का और किसी को उसका दुश्मन बनाओगे। तो उसमें दुश्मन जो है उसका जो एक एनिमी फेस उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, वो बनाया सरकार को। सरकार का हेड कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। तो हेटेड फॉर मोदी। इसके पीछे का पशे मंजर, ये तो मंजर है। ठीक है। कहानी देखो, जर्नलिज्म का पहला असूल है कि मेरे को कहानी नहीं, मेरे को कहानी के पीछे का बैकग्राउंड बताओ। पशे मंजर क्या है? मंजर तो ये दिख रहा है, बिल्कुल, ये जो सब हो रहा है। पशे मंजर क्या है? अगर भारत की 65% आबादी खुशहाली की ओर चल पड़े तो भारत को सुपर पावर बनने से, महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे जो फंडिंग्स आई, इसके अंदर जो पैसा देने वाले लोग थे या जो संस्थाएं थी या जो इस्टेब्लिशमेंट्स कह लीजिए तो थे, और उनके जो मोटिव्स थे, ये क्या केवल किसान आंदोलन तक या 3 कानून तक सीमित रह गया था क्या? या हमने झंडा बदलना है, हमने परेड करनी है, हमने हाय मोदी मर जा मोदी, एवरीथिंग वेंट ऑन। इट वाज नो होल्ड्स बार। कारण 2 थे। पहला कि जो एपीएमसी है वो रहना चाहिए, आड़तियों को उनका बीच का हिस्सा मिलना चाहिए, दैट शुड बी सिक्योर्ड। एक। दूसरा एमएसपी कह लीजिए, और तीसरा कह लीजिए कि भारत की प्रोग्रेस को, भारत की उन्नति प्रगति को रोकना। और अगर 60% आबादी खुशहाल हो जाती है तो सत्तारूढ़ पार्टी को हटाने वाला कौन है? सो द इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम, द एक्सटर्नल फोर्सेस। फिर जब जैसे कहते हैं ना कि वो हांडी चढ़ी हुई है, वो तवा चढ़ा हुआ तो उस पर हर एक आगे अपनी रोटी सेकर। खालिस्तानी फोर्सेस केम इनटू इट, लेफ्ट वाले आ गए। वहां पे लाल झंडे दिखे आपको? कितने सालों बाद लाल झंडे दिखे होंगे? तो हर एक व्यक्ति या हर एक वो संस्था जो देश के खिलाफ काम कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी, आपको वो सब वहां नजर आए होंगे।
सब वहाँ नजर आए होंगे। तो इसी पर सर मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि आपने एकदम सही कहा कि अगर वो 3 कानून आ जाते, बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है, तो इंडिया इकोनॉमिकली बहुत फास्ट पेस से आगे जा सकता था। लेकिन जिस तरह का प्रेशर था, और जैसे आपने कहा कि मोदी जब उन पर यह तोहमत लगने लगी तुम तो सिखों के खिलाफ हो, तो एंटी सिख नहीं देखना चाहते थे। और फिर एक वक्त आया जब सरकार को लगा कि इसको वापस ले लेना ठीक है। आपके हिसाब से क्या वो सही फैसला था, या आपको लग रहा है कि सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किस मोटिव से विरोध कर रहे हैं, और हमें लार्जर इंटरेस्ट में इन लोगों से निपटना है, ना कि कानून वापस लेने? आपके हिसाब से सही रणनीति क्या होनी चाहिए थी? पहली चीज तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं हम्म, कि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई जो आप कह रहे हैं हम्म, कि ये एंटी सिख है कानून। हाँ, ठीक है, तो पहले ये समझ लीजिए कि सारे सिख किसान नहीं है और सारे किसान सिख नहीं है। सिख नहीं है, ये बड़ी क्लैरिटी से माइंड में लेकिन लेके आ नैरेटिव तो यही खड़ा है उस वक्त। जाए। मैंने क्या कहा आपको कि उसमें एक हीरो बनेगा एक विलन बनेगा, ये तो स्टोरी ऐसी चलती है। हम्म, तो उसमें विलन जो है प्रधानमंत्री मोदी को बनाने की कोशिश की, सरकार को बनाया उन्होंने। अब आपने कहा कि नैरेटिव, आपने कहा कि बात करने की कोशिश, आप उन दिनों में वापस जाओ, बिकॉज मैं तो टीवी पे रोज बैठता था ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे दिन के 8-8, 9-9 डिबेट्स होते थे। अपन सुबह 8 बजे बैठते थे, रात के 11 बजे तक टीवी भी होते थे। तो उतना एक्सपोजर मेरे को है उन आंदोलन के या उन लॉज का, मुझे अभी भी पता है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि जब भी डिस्कशन हुई हर बार गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया आप बिंदु बताओ, पॉइंट बताओ कौन सा है। 3 काले कानून वापस लो। आप बताओ ये हमने एक्ट खोल लिया, ये हमारा, आप बताओ इसमें किस पे 3 काले कानून वापस लो। अभी इसमें आपत्ति किस पे, कहते 3 काले कानून वापस लो। ये तो वही वो पुराना जब किस्सा सुनते हैं ना कि सारी बात सुन ली, अब ये है कि भाई खुट्टा तो यहीं गड़ेगा। तो खुट्टा वहीं गड़ा था कि भाई ये कानून वापस होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसमें 3 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जो आपने एडमिट किया कि भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा कि सरकार एंटी फार्मर एंटी सिख है। और तीसरा पॉलिटिकली प्रधानमंत्री को जो एक लार्जर देन लाइफ छवि, उसको कमजोर दिखाना, उसको वीक करना कि ये तोड़ सकते हैं, इसको टूटा ही है। और उसके अंदर भी प्रधानमंत्री की छवि निकल के आई, ये झुक भी सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं देश हित में झुक भी सकता हूँ। तो ये बताइए, आप तो जैसे डिक्टेटर मोदी और ये सब हिटलर मोदी चल पड़ा था ना। हाँ। सर आप तो चंडीगढ़ बेस्ड हैं, वहाँ रहते हैं, आप ऐसे किसानों से भी मिलते होंगे। क्या आपको ऐसा सेगमेंट भी दिखता है जो जैसे इस बात का मलाल है कि वो तीनों किसान बिल क्यों नहीं है ऐसा सेगमेंट? मैं नाम बिल्कुल नहीं मेरे से पूछेंगे आप ना, मैं नाम लूंगा किसी का। ये वही है जो फोर फ्रंट पे पहले भी थे, बिल्कुल फोर फ्रंट पे। मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, ना पूछेंगे मेरे से। और ये वही है जो अभी रिसेंटली भी आगे थे। अच्छा, कहते यार ये पुराना ही करा दो यार, कुछ तो कराओ नहीं वीडियो का मुझे कहते। अच्छा, हाँ कहते यार ये जमी यार माड़ा काम होया पिया, चलो यार ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। तब तो ये था कि भाई ਹੁਣ ਤਾਂ सारा कुछ साडा ही है, ਅਸੀਂ हैं। बट इसके पीछे एक चीज़ और ध्यान रखना आप। हाँ जी, ये एक अटेम्प्ट पहले हुआ था जेएनयू में, जब छात्रों ने एक बार आपको याद होगा एएमयू में भी खड़े हो गए थे और जेएनयू में भी खड़े हो गए थे। एक बार किसानी आंदोलन भी हुआ था। हम लोग फॉर्चुनेट थे, हमारा देश बच गया। बांग्लादेश में देखिए क्या हुआ है। बिल्कुल यही आंदोलन के अंदर उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। अरब स्प्रिंग में क्या हुआ, आंदोलन में तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट का प्रयास इधर भी था, नहीं हुआ फॉर्चुनेट। जब बांग्लादेश में हुआ तो यहाँ कुछ नेताओं के बयान भी इसी तरह के आए थे कि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए। उनकी बातों में थोड़ा अफसोस झलक रहा था कि हमारे ऐसा क्यों नहीं हम कर नहीं पाए। उस वक्त स्थिति को ठीक संभाल गई सरकार। अगर उस वक्त गोलियां चला दी होती, जैसा वो आपको पता है वो टूल किट के अंदर क्या था, 1 man died, many died, वो टूल किट प्रॉपर थी। आप इमेजिन कीजिए ना। आपको लगता है इसमें डीप स्टेट काम करता है? मैं तो आपको शुरू में बोल रहा हूँ, हमारा कोई दोस्त नहीं है साहब। आपको लगता हो कि हमारा दोस्त है अमेरिका, नहीं, उनको धंधा करना हमारे साथ बस। अगर चाइना आज मजबूत है तो चाइना को मजबूत करने वाला भी यूएसए ही है, और चाइना की मजबूती से अगर कोई परेशान है तो आज वो खुद यूएसए। लेकिन सर इसमें एक थोड़ा मेरा जो डिसएग्रीमेंट है वो ये है, जैसे क्या? आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, मैं इससे एग्री भी करता हूँ
कि यूएस कभी नहीं चाहेगा या वेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया बहुत ताकतवर बने, ठीक है। चाइना के लिए भी नहीं चाहता था यूएस, लेकिन चाइना चूंकि वहाँ एक डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत क्लोज सोसाइटी है, वहाँ एक एक सिटीजन की जो मॉनिटरिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसके उलट अगर हम हिंदुस्तान को देखें, एक तो हमारी डेमोक्रेसी है, मुख्तलिफ आवाज़ें हैं यहाँ पर, हम उस तरह से अपने नागरिकों की निगरानी नहीं करते जिस तरह चाइना करता है। मतलब यहाँ पर काफ़ी उस तरह से हम कह सकते हैं कि लूज पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा एनिमी टारगेट कर सकता है। आपको क्या हमारी वो तैयारी दिखती है? नहीं दिखती ना। नहीं। तो फिर ये अपने आप में आपको नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इसी तरह किसान आंदोलन कभी कुछ हो, किसान बिल आए, तो फिर आंदोलन करवा दो ताकि हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से ना रोका। नहीं, पर एक चीज़ और है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपका शरीर है, हाँ, आपको एक बार बुखार आएगा, आपके शरीर में एक बार कमजोरी आएगी, पर अगली बार उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप रेजिलिएंट हो जाएंगे। आपकी। हाँ। आपको दूसरी बार बुखार आएगा तो आप उस पर्टिकुलर से आप इम्यून हो जाएंगे। अब जो 2-3 बार हो चुका ना, अब हमारे अंदर इम्यूनिटी भी क्रिएट होगी इन चीज़ों के लिए, और अब लोग एजुकेट भी हो गए, लोगों को पता भी है कि ये क्यों हो रहा है। मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कशन के साथ कहा था कि आपका चैनल देखने वाले लोग, ऐसे तमाम ऑल्टरनेट मीडिया हाउसेस को समझने वाले लोग, जिनको ये पता है कि जो अखबार में छप गए या जो मेन स्ट्रीम चैनल पे चल गया, हो सकता है पेड खबर हो। और ऐसा पूरा एक इकोसिस्टम था। चाहे वो कारगिल की रिपोर्टिंग में पाकिस्तान को इशारा देने की बात हो, या 26/11 के वक्त लाइव रिपोर्टिंग के अंदर पाकिस्तान में उनके हैंडलर्स को ये पता ना हो कि भाई यहाँ पे अब NSG आ गई, अब पिछले गेट से एंट्री हो रही है। मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग जो है, और अब ये डिलेड रिपोर्टिंग हुई। इग्नोरेंस नहीं थी आप कह रहे हैं? ना, इट वाज कनाइवेंस। इग्नोरेंस तो होता है कि चलो आप भोलेपन में गलती कर रहे हैं। कनाइवेंस होता है कि आप शातिराना अंदाज में एक योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों के ऊपर, तो आज भी मैं कहता हूं कि पुराने मुकदमे, पुराने इंस्टेंसेस उठा के, वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। इनके कारण कितने हमारे नागरिकों की वहां पे हत्या हुई, कितने हमारे सैनिक मारे गए। इन्होंने क्यों रात के अंधेरे में फ्लैश ऑन करके हमारी पोजीशंस इन्होंने क्यों पाकिस्तानियों को दी? है कितनी दूर है? पहाड़ के सामने तो है, वो सामने चोटी पे तो बैठा पाकिस्तानी। लोग तो कहते हैं कुछ विक्रम बत्रा की जो शहादत हुई थी, उसके पीछे भी रीजन यही था कि उसकी लोकेशन कहीं ना कहीं टीवी इंटरव्यू में डिस्क्लोज हुई थी। आप मानते हो? हाँ, मैं मानता हूँ इसको, मैं मानता हूँ इस बात को। और अपने आप में कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, देखो नाम पहले पूरा लेना पड़ेगा। हाँ। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, मरणोपरांत, ब्रेव ऑफिसर, और उनका जो कोड नेम पाकिस्तान में रखा था शेरशाह। और उनका जब भी वो कहीं पे सक्सेस होते थे तो नीचे जो कर्नल जोशी थे उनके सीओ, उनको जब नीचे रिपोर्ट करते थे तो ये दिल मांगे मोर बोलते थे। दैट वाज अ इंडिकेशन कि हम सक्सीड कर गए, कामयाब हो गए यहाँ पे। एक बार फिर से मैं उसी वाले मसले पर लौटता हूँ, इस पर हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो खालिस्तानी सेंटिमेंट और उस मूवमेंट की बात थी। एक चीज़ जैसे आपने खुद बताया कि खुद पंजाबी होने के नाते जो मुझे बड़ी हर्ट करती है कि जो खालिस्तानी जितने एलिमेंट हैं या जो एक सेक्शन है, ये लगातार इस चीज़ को साबित करने में क्यों लगा है कि हम हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है और हमारा हिंदू से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि बीइंग के पंजाबी, जो मैंने बचपन से देखा कि हमारे घरों में भी शादियाँ हिंदू होने के बावजूद पंजाबी घरों में, आपने तो खैर आमतौर पर देखा हुआ, वो गुरुद्वारों में होती हैं। और हमने अपने सिख दोस्तों के साथ बीइंग ए पंजाबी कभी हमें फ़र्क ही नहीं समझ में आया कि तुम अलग हो या हम अलग है, और उन्होंने कभी फ़र्क नहीं समझा। और अचानक जब हम बड़े होते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक पूरा सेक्शन साबित करने में लगा है कि हम हिंदू नहीं है, जैसे कि वो होना बहुत कोई बुरी बात है या कोई उनको ज़बरदस्ती उनकी कोई आइडेंटिटी छीन रहा है। आइडेंटिटी तो आपकी तब भी कायम थी। इस मूवमेंट के पीछे क्या सोच है, कौन लोग इसको चलाने में लगे हुए हैं? देखिए, आपने दो बातें बड़ी दिलचस्प कही, और मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न में आपका उत्तर है। कैसे? आपने एक बात कही कि वो एक पूरा सेक्शन है जो ये बहुत कोशिश कर रहा है। हाँ। और दूसरा आपने कहा कि बचपन से लेके आज तक हमारी शादियां हुई, दोस्त हुए। बिल्कुल। एक चीज है जो बिल्कुल सहज है, जो स्वतः है, सेल्फ है, और एक है जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है। यानी कि एक तो प्राकृतिक है, दूसरा कृत्रिक है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो प्राकृतिक है आप उस पर विश्वास कीजिए, जो कृत्रिम है, यानी जो प्राकृतिक है, वो तो आज तक कायम है, वो तो अभी भी है। हम बैठे हैं ना। अभी 2 साल पहले मेरी कजन की, माफ कीजिए, शादी हुई, वो तो पंजाबी है, वो तो उनके जो फेरे वो भी गुरुद्वारे में हुए हैं, तो उसको तो वहां पर कोई रोक नहीं रहा है ना। मैं आपको आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं, मैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूं।
70 से 75% जो संगत आती है गुरुद्वारों में वो हिंदू होती। सहजधारी। हाँ अब बिल्कुल बाल कटे होते हैं तो हम्म। सहजधारी मैं बोल दूंगा, जिसमें हिंदू भी बीच में आ जाते हैं। बिल्कुल जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ गुरु मानता है, मत्था टेकदा वो सहजधारी है। हम्म, आपका रिलीजन आप हिंदू लिख सकते हैं, अगर आप गुरुद्वारे में जाते हैं मत्था टेकते हैं, यू आर ऑल्सो सहजधारी। हम्म, ठीक है। सो अब आगे बात कि जी ये हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम्म, ठीक है। तो खालसा पंथ सजाया गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने 1699 में। 1699 से पहले भी सिखों में सिख एग्जिस्ट करते ही थे ना। हम्म, सिखों में 2 पंथ हो रहे हैं। पहला पंथ है उदासी पंथ, दूसरा पंथ है फिर वो 1686 में बनाया गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने, निर्मला पंथ। तीसरा खालसा पंथ, सबसे छोटे हैं हम हम्म, सिखों में, खालसा। ठीक है जी। गुरु गोबिंद सिंह खुद खालसा ਜਦੋਂ ਸਜਿਆ 6ਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ ਜੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ फिर वो आप सजे। तभी तो बोलते हैं कि मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाहो वाहो गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ये गुरु भी खुद है, कुचेला भी खुद है। सो जिस सोच में, जिस विचार में, जिस पंथ में ये निम्रता हो, ये हलीमी हो कि मैं गुरु हूं पर मैंने खुद चेला बन के तुम्हारे हाथ से खंडे बाटे की दात लेनी है, अमृत छकना है, वो अगर इस तरह की बात कोई करे और ये कहे कि जी हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो लेना देना तो भाई बहुत सारा है। हाँ, लेना देना तो बहुत सारा है। और चूंकि एक बचन होया है, कहते भी आज्ञा पही अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुराह की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मेले। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, खवार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो हुए। तो गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानने की बात हुई, गुरु ग्रंथ साहब की शरण में रहने की बात हुई, खवार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो हुए। शब्द गुरु की शरण में जो है वो ही प्राप्त करेगा गुरु को। आप शब्द गुरु पे आ जाओ। 2533 बार राम का नाम है, हाँ, हरि का नाम है, बिल्कुल। माधव का नाम है, कृष्ण का नाम है। हम्म। अच्छा देखो आपने बात की तो मैं इसको जिक्र कर दूं, ग्रंथ साहब में 8334 बार हरि का नाम है, 2533 बार राम का नाम है, 475 बार गोविंद का नाम है, 97 बार मुरारी का नाम है और 13 बार वाहिगुरु। हाँ, तो आपने तो बिल्कुल प्रिसाइस ही निकाल दिया ना। हाँ, तो मैं अब ये कहता हूं आपको कि जब भक्तों की वाणी आई और भक्तों की वाणी को फिर गुरु ग्रंथ साहब में जब सम्मिलित किया, पहले आदि ग्रंथ बना, आदि ग्रंथ के बाद गुरु ग्रंथ साहब बने, फिर पहला गुरुता गद्दी दिवस हुआ गुरु ग्रंथ साहब का, जब गुरु ग्रंथ साहब को हमने बिल्कुल गुरु की हैसियत से अडॉप्ट किया। तो भगत जो नामदेव हुए हैं, भगत नामदेव की परिकल्पना में राम कौन है? अभी तो आज के तो बोल देंगे प्रचारक, तो बहुत सारा जो ये प्रॉब्लम है ये प्रचारकों की भी की गई है, ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को नहीं पकड़ा हुआ है ऐसे वालों ने। ये जो हमारे सफ़ेद पोस्ट जो हमको लगता है ये बड़े धर्म प्रचारक हैं और ये बड़ी अच्छी वाणी की जांच रखते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, देखो जी लंबे चौड़े तगड़े हैं इनकी। बी वेरी केयरफुल। हाँ, मतलब कोई पता नहीं इनमें से कौन ज्योति मल्होत्रा निकल आएगी। ठीक है ना, मैं बड़ी इन ऑल ऑनेस्टी बता रहा हूँ और मैं बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से बात को बता रहा हूँ आपको। हाँ, कोई तसल्ली नहीं इसमें से आपको कौन ज्योति मल्होत्रा निकल आए। तो इन्फ्लुएंसर्स की जहाँ बात चलती है, जब खालिस्तान मूवमेंट की बात चलती है, जहाँ पे अपने एसेट्स क्रिएट करने की बात होती है, तो पेनिट्रेशन काफ़ी आगे तक है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपने कहा ना कि बहुत कोशिश की जा रही, बहुत एफर्ट लगाया जा रहा है। हाँ, तो उसके अंदर एक जो गुरुद्वारों के अंदर डिस्कोर्स दिया जाता है ना, या जब ट्रांसलेशन की जाती है तो वहाँ पे जो ट्रांसलेशन अपने हिसाब से करके बताते हैं ना, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और वहाँ पे SGPC इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सर प्रोफेसर जगबीर सिंह साहब हैं, ये चांसलर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा में। इन्होंने बाकायदा वेदों पर बहुत अध्ययन किया और ग्रंथ साहिब पर इन्होंने अध्ययन किया। इनका मैं एक पूरा पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह से
जो ग्रंथ साहब की जो आत्मा है एक तरह से ना, वो सनातन की आत्मा है। जो पूरी हमारी फिलॉसफी है ग्रंथ साहब में, वो कहीं ना कहीं वेदों की जो हमारी संस्कृति है उसमें जो मूल्यों की बात की गई वो है। और उन्होंने पूरा बहुत खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने ये बात जो आपने कही वही उन्होंने कही कि प्रॉब्लम ये है कि लोग ज़्यादातर चूंकि पढ़ते नहीं हैं, तो उनको जो बताया जाता है जो भी तोड़ मरोड़ के उस पर यकीन कर लेते हैं। तो और बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए, मैं चाहूंगा कि हम लिंक भी शेयर कर देंगे कि वो उनकी लोग बात सुने। इस पर आपका क्या कहना है कि जो अ, बीच में जो कहते हैं ना कि जो एक तरह से आ जाते हैं कि मीडिएटर, या कि हम तुम्हें बताते हैं कि असल में कहानी क्या है, इंटरप्रेटर। ये आपको लगता है कि गड़बड़ वहां से हो रही है और हाँ खुद लोग वो नहीं तो पढ़ रहे हैं? देखिए एक बाणी है बचन करते हैं कि भी संतां के कारज आप खलोया हर कम करावण आया राम। हम्म। तो जो जो आपका काम है वो तो गुरु ने अपने आप करना है। दैट यू डोंट नीड अ मीडिएटर। हम्म। आपको मीडिएटर की जरूरत नहीं। आपने कहा ना एक मीडिएटर बन गए। हाँ। और सिक्खी की खूबसूरती ये थी कि आपको सीधा बानी से जोड़ा। हम्म। तो चाहे आप पंज बाणियां का पाठ करो, हम्म। और अगर आपने वाकई सिक्खी को समझना है, हम्म। या ये जो रूट्स की कनेक्शंस की आप बात कर रहे हो, तो सहज पाठ करना चाहिए। मैं समझता हूँ सभी को, हम्म। हर एक सिख को, हर एक सहजदारी सिख को सहज पाठ करना चाहिए। हम्म। इट शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव राइट ऑफ समबडी कि मेरा एकाधिकार है कि सिर्फ मैं ही पाठ करके तुमको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। हम्म। इट इज़ फॉर यू टू रीड, एक्सप्लोर। और हम्म। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ हम्म। गुरु ग्रंथ साहब के विषय में, बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। मैं जितनी बार सहज पाठ करने बैठा, जितनी बार पाठ किया है, मैं हर बार एक वर्ष पे पहुंचता हूं तो मुझे लगता है इसका अर्थ ये है। दूसरी बार जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि इसका अर्थ ये भी है। क्या बात है। तीसरी बार पढ़ता हूं मुझे लगता है नहीं, इसका अर्थ तो ये भी है। हम्म। तो अगर मैं खुद पढ़ के एक ही बाणी के, एक ही शब्द के तीन मतलब या तीन इंटरप्रिटेशन जो सारे पॉजिटिव निकाल सकता हूं, तो मैं ऐसे किसी एक व्यक्ति के एक इंटरप्रिटेशन को क्यों लिमिट करूं? मैं खुद पढ़ूंगा, मैं खुद समझूंगा, आई फॉर्म माई ओन ओपिनियन। एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि गुरु ग्रंथ साहब की जो कंपाइलेशन हुई, जब गुरु ग्रंथ साहब के जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम्म। चाहे वो भक्त नामदेव हो, भक्त पीपा हो, हम्म। ठीक है, भक्त सेन हो, तो अगर आप ये सारे भक्तों को, अगर आप ये भक्ति लाइन में से निकले हुए लोग हैं, उनमें से अगर आप देखेंगे तो कबीर जी हैं, सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है कबीर जी की है। हम्म। तो आज की डेट में क्या बोलोगे कि वो सिख हैं, हिंदू हैं, उनका सिक्खी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं है तो ग्रंथ साहब में क्यों है? और अगर है तो हम ग्रंथ साहब को गुरु क्यों मानते हैं? तो ये जो सवाल है ना, ये एक्चुअली सनातन के ऊपर नहीं, ये सिक्खी की जड़ पे आघात करते हैं। क्योंकि हमारे लिए तो जो बचन हो गया, आज्ञा पही अकाल की, तबे चलाए पंथ गुरु कि भाई पंथ ਤਾਂ चलाया कि अकाल दी आज्ञा हुई है चलाना। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानने होगा, तब गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानना है। अब उसमें जिनकी बाणी है तो हमारे लिए गुरु बराबर है, एक एक वचन। तो ये जो आघात है ना, वो सिक्खी की जड़ पे आघात कर रहे हैं। और उसका आप पूछेंगे इसके पीछे कारण क्या है, क्या रीजन है? हाँ वही। अब हर एक, मैंने कहा ना कि हर एक चीज का एक कारण होता है। क्यों कोशिश हो रही है ये डिस्कनेक्ट करना सनातन रूट से। ये सनातन क्या है? बेसिकली ओल्ड, इस खित्ते का, इस जमीन का, भारत से जुड़ा हुआ, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी से, हमारी हिस्टोरिक आइडेंटिटी से, हमारी रीजनल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ, इससे डिस्कनेक्ट करके अब्राहमिक बनाना। हाँ। ठीक है, आप जैसे मोनोथिस्ट हो गए, आप बिल्कुल मोनोथिज्म में चले गए। हर एक चीज के लिए फिर अस वर्सेस देम। तो आपको लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ पर भी लोगों के सामने वही आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो सकता है जो पाकिस्तान के लोगों के साथ है, क्योंकि वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो सिंधु सिविलाइजेशन के पार्ट हैं। वो ये सोचते हैं कि अरे हम तो पता नहीं अरब से आए हैं, और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन उनके अंदर है, इसी वजह से आज शायद उस मुल्क की हालत हुई है। देखो ऐसा है, पंज, पंज इज, अगर आप फारसी पढ़ेंगे ना, यक दो से चार, पंज, शिश हफ्त हस्त नौहदा, सो पंज इज अ फारसी वर्ड।
Panj Aab is water in नदी, Farsi. हाँ, बिल्कुल। Panj Aab is 5 waters in Farsi. So Punjab जो word है वो भी पंजाबी नहीं है. That comes from Farsi. So this land is basically the Sapt Sindhu land ना. बिल्कुल So मैं और आप हम पंजाबी हैं डेफिनेटली, बट हम सप्त सिंधु के वारिस भी हैं. बिल्कुल हम सप्त सिंधु के वारिस भी हैं. ठीक है. तो अपने को कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है. हाँ जिनको है परेशानी वो आज भी परेशान होंगे और उनकी अगली जनरेशन भी परेशान होंगी. पाकिस्तानी हो रहे हैं परेशान और मुड़ के मैं दसा इन्होंने रोलना ही है. ठीक है. एक थोड़ा सेंसिटिव सवाल है, लेकिन आप बताइए मुझे, जब करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया गया तो ऑब्वियसली भारत सरकार की सोच थी कि लाखों करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं तो हम इसको कर देते हैं, लेकिन तब भी इस बात का हमें अच्छे से इल्म था कि पाकिस्तान इस कॉरिडोर का इस्तेमाल अगीनी खालिस्तान वाला जो पूरा मूवमेंट है इसको हवा देने के लिए कर सकता है. देखिए आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या मतलब क्या आपकी क्या राय है इस पर? देखिए मैंने ये बात पहले भी कही है और जब मैं करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात कर रहा था आपके साथ थोड़ी देर पहले, तो मेरा एक पहले आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस. और मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कहीं होगा. तो उस वक्त जब रिपोर्ट्स गई तो ये थे कि मत खोलिए, डोंट ओपन दिस विल ओपन अ पेंडोराज बॉक्स फॉर अ लॉट ऑफ ट्रबल. ये जो वहाँ पे लोग श्रद्धालु जाएंगे ना, वो ऑलरेडी सेंटिमेंटली या इमोशनली थोड़ा सा उस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं. बहुत अच्छी बात कही आपने. और वहाँ पे फिर उनको पकड़ के उनको रिक्रूट करना. और जो आपने तो कह दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक लिमिटेड है, आप गुरुद्वारा परिसर के बाहर नहीं जाएंगे, पर वो उनके देश में है. वो किसको ले जाएं और वापस ला के छोड़ दें वो उनके ऊपर, आपके ऊपर नहीं है. तो वो रिक्रूट करने की कोशिश भी करेंगे. उसका जब ये डिसीजन प्रधानमंत्री के लेवल पे गया, आई थिंक सुषमा स्वराज जी थे तब, ये डिसीजन जब प्रधानमंत्री जी के लेवल पे गया और रिपोर्ट्स के साथ गया कि यू शुड नॉट डू दिस फॉर द सेक ऑफ 6 सेंटीमीटर, ही सेड कि नहीं यार ये करो, आप कोई बात नहीं, आप बनाइए कॉरिडोर बनाइए, कीजिए, हमारे सिख भाई खुश होने चाहिए. सो दैट वाज द प्रधानमंत्री का विजन. ये था, मतलब वो रिस्क लेने के लिए भी हम तैयार रिस्क लिया प्रधानमंत्री जी ने ताकि लोगों के जो सेंटीमीटर. भावनाएं हैं उनकी रिस्पेक्ट हो. तो ये तो फैक्ट है. दिस तो वी नो फॉर अ फैक्ट एंड ये तो आई एम ऑन रिकॉर्ड. और आज जब हम देख रहे हैं कि पंजाब सूबे से ही इतने सारे लोग जासूसी में पकड़े जा रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि बहुत सारे लोग जो इसी रास्ते से गए और उनको मैं ना रेडिकलाइज किया गया. आपको एक बात और बता देता हूँ, और मैं बड़ा इस मामले में स्पष्ट हूँ. ये पंजाब में आप इतने सारे लोग पकड़ रहे हैं, आप एक बार J&K में झाड़ू मारना शुरू करो, आपकी जेलें भर जाएंगी. आपकी जेलें भर जाएंगी. और आप पूरे भारत को अगर आप इस प्रोएक्टिवनेस से पकड़ना शुरू करोगे ना, आपको यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आप सब जगह मिलेंगे, आपको सब जगह मिलेंगे. कारण एक टर्म हम बोलते हैं कम खर्च बाला नशीन. ठीक है. एक मिसाइल फायर करना और उसका कॉन्सिक्वेंस अफोर्ड करना. कॉन्सिक्वेंस मतलब रिटेलिएशन तो होगी ना. तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान भारत के ऊपर रोज एक मिसाइल दागे, उसकी पहले तो कॉस्ट क्या है, उसका फिर कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, बनिस्बत उसके किसी के 1,50,000 रुपये तनख्वाह बांधी महीने की कि तो ये जासूसी करता रहे. किसी को पाकिस्तान बुला लिया, उसको 4 गनमैन 6 गनमैन दे दिए, उसको थोड़ा सा खातिरदारी बढ़िया कर दी, वीआईपी ट्रीटमेंट देते. हाँ. वो देखो जी, बिकाऊ माल दोनों तरफ है. बिल्कुल. ये जो हमको कहना नहीं चाहिए, हम भी बहुत कुछ करते हैं. ऐसा नहीं है कि सारा कुछ हमारी तरफ ही है. इसमें फर्क सर ये है कि जो लोग बिक रहे हैं, हर किसी की मोटिवेशन अलग अलग है. हाँ. कोई आदमी इसलिए बिक रहा है कि उसको पैसा चाहिए, मैंने कहा था रॉब चाहिए, और कुछ लोग आइडियोलॉजिकल रीजन से बिक रहे हैं. मैंने कहा था कि हर एक के अपने अपने वाइस हैं. हाँ. और ये आइडेंटिफाई करते हैं. मैंने आपसे कहा था ना, नापते हैं. आपसे बात करेंगे, अच्छा जी परिवार च कौन कौन है, किस तरह अच्छा काम कारोबार की है, किस तरह चल रहा है जी काम, वो ठीक ठाक है, गड्डी केड़ी है जी अपने को, वो नापते हैं. आपने कहा जी काम तो मेरा बहुत बढ़िया है, गड्डी केड़ी जी मारुति 800 केड़ा मॉडल है जी फलानी, वो समझ जाएगा इसके पल्ले कुछ नहीं. 1 मिनट. हाँ सही कह रहे हैं. सो फिर वो कॉर्पोरेट भी करते हैं. ये रिक्रूट करने का एक पूरा तरीका होता है. हाँ, ऐसे नहीं कि पहले दिन ही नहीं कह दिए कि आप हमारे लिए काम करोगे. ऐसे थोड़ा होता है. ये तो ऑफर लेटर ज्वाइनिंग होगी आपकी. ज्वाइनिंग ऐसे नहीं होता. ऐसे नहीं होता. तो ये है, हमको तो समझ में आता है. माय फादर वाज अ इंट ऑफिसर, तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है. अच्छा. तो हम तो समझ गए थे कि ये जो चल रहा है क्या हो रहा है.
और आज भी चलो हम नाम नहीं लेते, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, जो हैं इनके पेरोल्स पे, जिनके इनके साथ अरे? अच्छे ताने वाने हों, और अक्रॉस पार्टीज हैं। अब ये मत पूछिए किसकी बात हो रही है, कब अक्रॉस पार्टीज हैं। रमनीक भाई, अब आखिरी हिस्से में आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ हम थोड़ी सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। जो हमने भी पूरी खालिस्तानी इस प्रॉब्लम पे बात की, मोटिवेशन क्या है, रियल रीजन क्या है, जेन्युइन लोगों की शिकायतें क्या है और कितना भड़काया गया है। अगर मैं आपसे सॉल्यूशन की तरफ जाने की बात करूं, पहले तो ये कि हिंदुस्तान में हमारे लोगों को जो जायज़ शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, और फिर जो कनाडा में या यूएस में, यूके में जो लोग बैठे हैं, वहाँ पर जो डायस्पोरा है जो लगातार इसमें लगा हुआ है, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कश्मीर में एक नारा बजता था, हम्म। कश्मीर में एक नारा लगता था, वन सोल्यूशन वन सोल्यूशन, गन सोल्यूशन गन सोल्यूशन। सुना होगा आपने भी, बिल्कुल। हम तो खूब सुना है। हम्म। आज ठीक हो गया वो, हम्म। बहुत बेहतर है, एटलीस्ट हाँ बिल्कुल। दैट कैन बी सेड सेफली। हम्म। और ये पहलगाम से पहले तो हम तकरीबन नॉर्मली समझ के चल रहे थे, हम्म। पिछले 5 साल से कश्मीर को। इसका वन सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, नो पाकिस्तान, नो खालिस्तान, नो कश्मीर प्रॉब्लम, नो बांग्लादेश प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन क्या वो इतना आसान है? बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, हम्म। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। यू सी, हम लोग लेकिन एक प्रोएक्टिव नहीं बिखरा हैं। हुआ पाकिस्तान, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन एक बिखरा हुआ पाकिस्तान क्या भारत के लिए और मुसीबत पैदा करने वाली बात नहीं है? उसको पहलू है, पर्सपेक्टिव है कि आप उसको किस दृष्टिकोण से, किस नज़रिए से देख रहे हैं। आप उसको सॉल्यूशन के नज़रिए से देख रहे हैं कि आप उसको एक प्रॉब्लम के नज़रिए से देख रहे हैं। हर एक, मतलब इवन द ग्लास ऑफ वाटर इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। बिखरा हुआ पाकिस्तान बोले तो क्या? जैसे आपने कहा ना कि एक पाकिस्तान मिनट, ना रहे, एक ये मिनट, बढ़िया। एक हाँ। मिनट, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप उसका मुझे जवाब देना। जिस वक्त ट्रांजिशन हुआ, तालिबान वापस आया अफगानिस्तान में, उस दिन आपका सेंटीमेंट क्या था तालिबान के बारे में? नेगेटिव था कि पाकिस्तान की गोद में बैठा है। आज क्या है? आज ये है कि हाँ, पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा है वो। क्या? तो आज जो आप सोच रहे हो सकता है कि 5 साल बाद या उसके होने के 4 साल बाद आप ऐसा ना सोचें। बात ये भी कि आप कैसे डील करते हो, बात ये भी आप कैसे मैनेज करते हो। ये जरूरी नहीं कि सारा कुछ आप समेट के सारी तकलीफ अपने घर के अंदर ले आओ। आप अपने घर बैठो, उनको उनके घर में रहने दो, उनको अपनी तकलीफ देखने दो। हमारी दुश्मनी भारत की पर से, मैंने ऐसे हमारी, मैं हम आपको एक ही पाले में गिनते हैं, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान की आवाम से नहीं है। बिल्कुल। हमारी, कायदे से बताऊं, दुश्मनी उनके सियासतदानों से भी नहीं है, द पॉलिटिशियंस। Our enemy is the deep state and the establishment of Pakistan. We want them wiped out. एक भी नहीं दिखना चाहिए वो। पहलगाम के लिए मैं समझता हूं जितनी सजा पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। नहीं मिली, बिल्कुल। तो आपका ये कहना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, is the destruction of the deep state of Pakistan, the establishment of Pakistan per se, the Pakistani identity as such should vanish. लेकिन सर, उसके अंदर आप ही ने इस पॉडकास्ट में शुरू में ये कहा था कि लेकिन यूएस है या वेस्ट है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये बिल्कुल एक तरह से आपको लगता है हम कभी प्रिवेल नहीं करेंगे? हाँ। क्या लगता है आपको कि हम कभी प्रिवेल नहीं करेंगे? हमेशा यूएस चाइना ही प्रिवेल करता रहेगा? हम बिना प्रिवेल किए सुपर पावर बन जाएंगे? प्रिवेल तो हम करेंगे, वी विल प्रिवेल, और हम प्रिवेल करेंगे डिस्पाइट ऑफ देम, इनके साथ, इनके कारण नहीं, इनके बावजूद। आज तक अगर हम चौथी बड़ी मैशियत इकोनॉमी बन गए हैं दुनिया की, तो इनके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ देम ब्रिंगिंग अ वॉर टू आवर डोर्स, हमारे घर के दरवाजे पे जंग लेके आने के बावजूद हम ग्रो कर रहे हैं। वी विल प्रिवेल। लेकिन इसमें ठीक है, मैं आपकी इस बात से पूरा, ये तो लेकिन मुझे लग रहा है एक पार्ट हो गया। आपने कहा कि खालिस्तान की जो समस्या है, जो लोग इसकी बात करते हैं, उससे निपटने का तरीका ये है कि हम पाकिस्तान
को किस तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, आपने कहा कि उसको ख़त्म कर दें। लेकिन सवाल है कि यहाँ लोग जो अब एक आइडियोलॉजी से ड्राइव हो रहे हैं, यहाँ हैं या यूके में है, कनाडा में है, ठीक है, उसको तो आपको आइडियोलॉजिकल लेवल पे ही डील करना मैं पड़ेगा आपको ना। ना एक बात बताता हूँ, नहीं वो ठीक है आपकी बात। हम्म, उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि आइडियोलॉजिकल, मैंने कहा था कि एक जनरेशन 2 जनरेशन उन्होंने ब्रेन वॉश किए, हो सकता है 1-2 जनरेशन हमारे को लग जाए ठीक करने में, बट इट विल एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाली बात मैंने शायद आपको ध्यान में हाँ, मैंने कही बिल्कुल। थी कि हमारे को करना पड़ेगा उसके लिए। वो बाबा रामदेव भी बोलता करने से होगा, हम्म, करने से ही होगा, वो योगा की बात हो चाहे इसी बात हो, करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। हम्म, बट आप ये मत सोचिए कि खालिस्तान इज द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव। सब नेशनलिज्म विद इन द कंट्री इज ऑल्सो प्रॉब्लम। कभी वो कर्नाटका में सब नेशनलिज्म खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे साहब कोई हिंदी का इंग्लिश का बोर्ड नहीं होना चाहिए, जो है कन्नड़ में होना चाहिए। कभी वो आपके नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कभी आपके साउथ में। प्रॉब्लम चलती रहेंगी, ये लोग नहीं हटेंगे, पर हमने डील करना है उसके साथ। डिस्पाइट ऑफ देम वी हैव टू प्रिवेल, एंड वी प्रिवेल्ड इन पंजाब, वी प्रिवेल्ड इन कश्मीर। ये जो खालिस्तान की बात करते हो थ्रेट है, इट्स मोर आउटसाइड देन इनसाइड। अब इससे खतरा कनाडा को ज्यादा हमारे को कम है भाई। नो नो, आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। सही बात है। आप अपने देश के आंतरिक हालात संभालो। अब आपने ये लाके सारा इकट्ठा कर लिया अपने पास, अब इट हैज बिकम अ प्ले ग्राउंड फॉर पाकिस्तानी ऐसे। और मैं क्या बोला सॉल्यूशन, यहाँ देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू नो द वेस्ट विल आल्सो पुट इट्स फुट डाउन कि यार करो इसका खात्मा। रमनीक भाई, डिस्कशन के आखिर में मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये बताइए कि आपने तो बीच में भी कहा ही कि पाकिस्तान को भी थोड़ी सज़ा और मिलनी चाहिए थी, और बहुत सारे लोग आपकी इस बात से सहमत भी हैं। जिस पॉइंट पे ख़त्म हुआ था, सीज़ फायर हुआ था, जिस भी रीज़न से, वहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, जो भी पिछले 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में आप सारी इंडिया की स्ट्रेटजी देख रहे हैं, भले ही वो डिप्लोमेसी के लेवल पे हो या रशिया से भी हम बात करें, 5th जनरेशन हमें जेट Su-57, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है इस 3 हफ्ते में, 1 महीने में भारत की क्या प्राथमिकताएं, किस तरह भारत तैयार हो रहा पहली चीज तो ये खत्म नहीं हुआ है, है? और आप ये मान के चलिए कि आपने तैयारी तो यूपीएससी की कर रखी है, और आप फर्स्ट रैंकर टाइप के बच्चे हैं, और आपको बोला कि बेटा ये 10वीं का अटेम्प्ट करके दिखाओ एक बार, यू विल किल इट। तो हमारी तैयारी तो चाइना को मारने की है, हमारे को दे दिए इन्होंने पाकिस्तान। तो वो अब सारी चीज़ों के अलावा जो डीजी नेवल ऑपरेशंस थे, मैं वो मतलब मेरे को उनके चेहरे से लगा कि हमको कुछ करने नहीं दिया आप लोगों ने। ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में भी थे बहुत ज़्यादा, और उनकी बस एक शब्द था, कहते हैं कि हमको करना है कुछ भी। कई सालों से नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैच हाँ, अभी कहता तक मैच नहीं खिलाया अभी कहता तक। मारेंगे बहुत बुरी तरीके से तुमको। मतलब वो लग रहा था उनकी तैयारी पूरी थी, बिकॉज नेक्स्ट क्या होना था, नेक्स्ट वुड हैव बीन शटिंग देयर पोर्ट्स। जो उनका सी साइड है उसको पूरा बंद कर देना, ऑयल रिफाइनरी कराची की उड़ा देनी, और यहाँ से प्रिसाइज स्ट्राइक करनी इनके एम्यूनिशन डिपोज के ऊपर, जहाँ पे इनका असला पड़ा उसको उड़ा दो, खत्म कर दो, जीरो। तो डी फैंग बोलते हैं ना कि दंतहीन विश्व रहित, वो कर दो इनको। उसके बाद दे वुड हैव हैड नथिंग टू डू। और ये मैं समझता हूँ कि एक डीजीएमओ लेवल के ऊपर डिस्कशन हुआ, जहाँ पे एक ग्रेसफुल एग्जिट मिल गया पाकिस्तान को। अब वो ऐसे हैं कि मार खा के आए हैं, और जगजीत सिंह की गज़ल इनके ऊपर फिट बैठती है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। अब उनको तकलीफ तो बहुत ज़्यादा, पर वो हंस के जो है मिठाइयाँ बांट के करेंगे, नहीं साहब हम बता नहीं सकते क्या हुआ। खुद को फील्ड मार्शल भी बना दिया, फील्ड मार्शल भी बना दिया। सो दे आर सेलिब्रेटिंग देयर लॉस। सो अब ऐसे मुनाफिक देशों का, उनका लोगों का करोगे भी आप क्या। बट कमिंग बैक टू रशिया, रशिया पे भी आता हूँ, मेरे को एक इंसिडेंट और याद आ गया। अब देखिए कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसके अंदर भी मेजोरिटी चाहिए। देयर वाज अ टाइम व्हेन मुलायम सिंह यादव यूज्ड टू बी द डिफेंस मिनिस्टर। तो एक डीजीएमओ ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें एक ऑफिसर थे, अगेन नॉट टू बी नेम्ड, मेरी उनसे बात हो रही थी, वाज गिविंग मी फर्स्ट हैंड अकाउंट। तो डीजीएमओ वाज गिविंग हिम अ ब्रीफिंग, और उसमें ब्रीफिंग करते करते ही यूज्ड टू टेक अ नैप, द डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव।
तो करते करते एक बात पे ही सेड सर कि वील हैव टू प्ले आवर पावर डायनामिक्स लाइक दिस, यू नो। कहते क्या? कहते सर पावर डायनामिक्स है, पावर की बात आप मत कीजिए डिफेंस। कहता नहीं नहीं सर वो पावर ऐसे नहीं। कहता नहीं हमको पता पावर क्या है। मतलब he was confusing power, मतलब when you have people like them in and this is a true incident, मैं बना नहीं रहा। तो the maturity in political leadership and the understanding in your political leadership, चाहे आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके NSA हैं, people आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, because cabinet committee on security will have all these people, finance minister, foreign minister, defense minister, NSA। तो एक मेच्योरिटी चाहिए। अच्छा यही वो कमेटी है जो कैसे दिमाग में आया, यही वो कमेटी विल डिस्कस कि वेदर वी आर परचेजिंग दिस फ्रॉम रशिया और नॉट, वी आर डूइंग दिस। रशिया इज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया। रशिया के बुरे वक्त में इंडिया साथ भी खड़ा हुआ है ऑलवेज, और उनके टाइम पे हम, हमारे टाइम पे वो। सो दिस इज यू नो लाइक आयरन क्लैड ब्रदर्स साथ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस दौर से रशिया गुजर रहा है, एंड इफ दे आर ऑफरिंग अ स्वीट डील्स, चाहे वो पेट्रोलियम की बात हो, हमारे फॉरेन रिजर्व्स के राइज होने का, और एंड वी आर जस्ट आई थिंक 300 शॉर्ट ऑफ 1 ट्रिलियन रिजर्व, और a lot of credit goes to the Russians also in that, क्योंकि हम बहुत सस्ता तेल वहाँ से ला के और यूरोप को बेच भी रहे हैं। उन्हीं का तेल हम, आप पता ही, यू नो दी डायनेमिक्स, इकोनॉमिक तो सिचुएशन आपको पता ही है। तो हम वहाँ से बेनिफिट कर रहे हैं। हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी में दे आर विलिंग टू नाउ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टीओटी के अंदर एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप आके डिफेंस डील्स कर रहे हो रशिया के साथ, एंड यू आर डिस्कसिंग अ 5th जनरेशन फाइटर being manufactured in India. Nothing like it. लेकिन आपको लग रहा है कि रशिया की 500 हमारी नजदीकी है। बट एक ऐसे 500 का और बताऊं मैं, 400 वहां पे उतना कामयाब नहीं जितना हमारे पास है। हमारे पास है। हमने आकाश तीर के साथ उसको, जब से इवन मैं सुन रहा हूँ कि इजराइल की दिलचस्पी भी आकाश तीर में। 15,000 crores is what they're interested in. बिल्कुल आकाश तीर। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2014 में 600 करोड़ थे, 24,000 करोड़ हो गए हैं। एक सिंगल डील जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसराइल से इज 15,000 करोड़, एंड ये जो हमारे एशिया मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट था उसको ऑलमोस्ट जो है बराबर, मतलब 80% लेट्स से वो अकेली एक ही जगह से डील इजराइलीज आर इंटरेस्टेड। फिर ब्रह्मोस में ये सारे मलेशिया, वियतनाम, देर ऑल इंटरेस्टेड, फिलीपींस इज इंटरेस्टेड, कुछ तो एग्रीमेंट्स भी हो गए हमारे। S500 will co-develop. So इंडिया में आप बता रहा हूँ आपको कि we are going to race ahead. We are going to race ahead very quickly. तो आपने यहाँ वियतनाम का नाम लिया, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए सर। कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट में इसलिए भी अच्छा कर सकता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और वो अमेरिका से या यूरोप से ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, और इंडिया से जो चीज़ें हैं वो उनकी सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है उसे भी पूरा करती है, और हमारे यहाँ से जो हथियार वो अगर वो खरीदते हैं, मिसाइल सिस्टम भी खरीदते हैं, तो उनके हिसाब से पैसे में भी उनको ठीक पड़ता है। इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए वियतनाम वो कंट्री है, देखिए चाइना ने जो आखिरी लड़ाई लड़ी थी अपनी वो वियतनाम के साथ लड़ी थी। वियतनाम के ऊपर चाइना ने तब अटैक किया था जब अमेरिका वहाँ से गया ही गया था, और वियतनामीज के पास कोई बहुत हथियार भी नहीं थे। आपको पता कैसे हराया वियतनामीज ने? बम्बुओं से। बम्बू छील छील के, बूबी ट्रैप लगा लगा के उन्होंने सिर्फ बांस से मार मार के भगाया चाइनीज को। और कट टू गलवान आ जाइए आप, हाथों से मार मार के 50 चीनी जो है, जो एडमिट करते हैं, जिनकी खबरें दिखाई हैं उन्होंने, 50 चीनी तो हाथों से मार दिए थे। नाउ कमिंग बैक टू दी सवाल जो आपने पूछा, मैं तो नाम ले लिया वियतनाम का, फिलीपींस का। अफ्रीका में जो कंट्रीज हैं, अपकमिंग कंट्रीज हैं, दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन डिफेंस डील्स विद इंडिया। बल्कि फ्रांस इज इंटरेस्टेड इन द शोल्डर फायर्ड सिस्टम जो इंडिया मैन्युफैक्चर हो रहा है हरियाणा में। अच्छा। जिस वक्त मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, एक साब करके कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे अपना प्लांट लगाया है। तो 1 लाख शोल्डर फायर्ड जो है वो फ्रांस इज इंटरेस्टेड इन बाइंग फ्रॉम इंडिया। तो अभी जैसे आज की ही अखबार की खबर है कि अनिल अंबानी जो मुकेश के छोटे भाई हैं, उनकी एक कंपनी है वो आगे निकल रही है रिलायंस से इन 155
आर्टिलरी शेल्स जो हैं, आर्टिलरी शेल का जो कैलिबर है 155 का, ये सबसे पुराना कैलिबर है, वो बहुत पुराना चल रहा है कैलिबर ये, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से। 155 कैलिबर इज़ इन वोग, और 155 में कई मुटेशंस आई हैं, उसके कई रेंज चेंज हुई है। सो इंडिया के अंदर 155 बनाने वाले बाबा कल्याणी हैं, भारत फोर्ज वाले, जो गन्स बना रहे हैं, आर्टिलरी गन्स, और हमारी आर्टिलरी गन्स यूरोप में चल रही हैं। एक टाइम था जब बोफोर्स कांड हुआ, जब किकबैक्स हुए बोफोर में, कोतरोची का और राजीव का नाम आया उसमें, तो यूरोप से हमने बोफोर्स खरीदे और यहाँ पे डिफेंस कट्स थे, और आज वो वक्त है कि भारत जो है यूरोप को अपने 155 बेच रहा है आर्टिलरी गन्स, और भारत के नहीं चेंज हो गया ना, ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो गया। मैं आपसे कह रहा था ना कि पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, यूएसएसआर यूएसए के बीच में, फिर ये यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, यूएस अकेला सुपर पावर हो गया, अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा जो रीजनल पोल्स होंगे, जहाँ पे हर एक खित्ते का एक अपना पावर होगा, एक सुपर पावर होगा। तो ये डायनेमिक्स स्पेशली ऑप सिंदूर के बाद जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, ऑफेंस सिस्टम भी, दोनों ही, जो हमारा लेगेसी सिस्टम है, उसको हमने टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके कैसे अपनी सुपीरियरिटी को इस्टेब्लिश किया है, कैसे हमने बिल्कुल ही पाकिस्तान को पैरालाइज कर दिया, चाहे डिफेंस सिस्टम्स उनके, चाहे उनके अर्ली वार्निंग रडार्स हों, चाहे उनके एवैक्स हों, मतलब आप ये इमेजिन करेंगे कि वी हिट देयर जेट बिफोर इट कुड टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे पे ठोका, एक बताइए, रनवे के ऊपर टेक ऑफ ही नहीं करने दिया। जैसे हिंदी फिल्मों में नहीं होता कि विलन जेब में हाथ डालता है, बंदूक निकालने गोली मार हाथ में गोली मार। सो दैट इज आवर कैपेबिलिटी, और वो कैपेबिलिटी अभी तक इंडिया ने छुपा के रखी थी, और मैं बड़े संजीदगी के साथ, और मैं चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी करेक्ट, हमने अभी तक छुपा के रखी थी। अच्छा, हमने अपनी कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाई नहीं थी, अब दिखाई है। अभी भी सारे पत्ते नहीं खोले? नहीं, 10% भी यूज नहीं किया, नॉट 10% भी ज़्यादा बोल गया मैं, अभी कुछ भी यूज नहीं किया, अभी तो निकाला ही कुछ नहीं। लोग ब्रह्मोस कर रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं कि क्या कुछ पड़ा हमारे पास। बिल्कुल। रवनीक भाई, इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ये चाहूँगा कि पुन्नू जैसे लोग जो विदेशों में बैठे हैं, उन जैसे जो भी एक खालिस्तान का सपना सोचे बैठे हैं, आखिर में आप पंजाबी में उनको एक मैसेज ज़रूर दीजिए इस कैमरे में देख के, कि वो जो हसरतें पाल के बैठे हैं, जो भी इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें। एक ना आपसे मैं अनुरोध भी करूँगा, आपको वो आराम से यूट्यूब पर मिल जाएगा। हाँ, एक हमारा फौजी सिख है भाई, वर्दी में है, उसने एक गाना गाया पंजाबी में, आप वो भी चला देना। बिल्कुल। ਧੂਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਧੂਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, 2 घंटे ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। ये 2 घंटे की छूट चाहिए, तो बहम ही पाला हुआ इन्होंने तो। बाकी कहते हैं कि बहम ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਾਲੋ ਬਹਿਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਨੂੰ ਕਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਈ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਗਰੰਟੀ, ਆ ਜਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, यूके 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋर्ट ਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ। बहुत शुक्रिया रमनीक भाई, उम्मीद करते हैं कि जो भी ऐसे एंटी इंडियन एलिमेंट हैं या जो है हसरत पाले बैठे हैं कि हम हिंदुस्तान से किसी स्टेट को अलग कर देंगे, आपका ये पूरा मैसेज जो पूरी वार्तालाप हुई, जिसमें आपने बड़ी बारीकी से बताया कि इस सोच के पीछे, इस जड़ में क्या है, कौन इसे हवा दे रहा है, कहाँ से ये चीज़ निकल कर आ रही है, और किस तरह से हमें इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मोटे तौर पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस सेंटिमेंट से एग्री नहीं करते। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक इसमें बात और जोड़ दूँ मैं, ये तो हम कहते हैं ना कि भाई जो किसी के लिए बुरा चाहता है उसका बुरा पहले तैयार होता है, जो किसी की कब्र खोदता है उसकी कब्र पहले तैयार होती है। तो मैं क्लियर बता देता हूँ, इनकी कब्रें भी खुदी हुई हैं और इनका पैर भी केले के छिलके के ऊपर है, ये किसी भी दिन गिरेंगे इसमें। इनका देश टूटेगा, पाकिस्तान टूटेगा, आज बता रहा हूँ, लिख के रख लो, बांग्लादेश टूटेगा, आज बता रहा हूँ, और अगर नहीं हटे तो एक दिन चाइना भी टूटेगा, पर भारत नहीं टूटेगा। हमारी टेरिटरीज बड़ी होंगी, हमारा हिस्सा बढ़ा सकता है, घट नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया रमनीक भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और इतने विस्तार से, इतने डिटेल में, इतने सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद।